हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि परामर्शन में यानी काउंसलिंग में क्या नैतिक मुद्दे उठते हैं, मतलब एथिकल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कानून और नैतिकता के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो तीन चीज़ें होती हैं: रूल्स यानी नियम, एथिक्स यानी नैतिकता, और लॉज यानी कानून। तो ये इसी क्रम में इसको आप समझिए। रूल्स जो होते हैं यानी नियम, ये सबसे लचीले होते हैं। मतलब नियम तो हर क्षेत्र में बने हुए हैं, हमें पता भी होते हैं, पर कई लोग उसकी अनदेखी करते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं। उससे कुछ ज़्यादा मजबूत होते हैं एथिक्स यानी नैतिकता, जिसको कि हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उनका पालन ज़रूर करें। और उससे भी कड़े माने जाते हैं कानून, क्योंकि उसका अगर आप पालन नहीं कीजिएगा तो उसके लिए दंड भी होते हैं, दंड प्रस्तावित है और आपको दंड मिलता है उसके लिए। तो ये देख रहे हैं किस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। नियम जो है सबसे लचीले हैं, उससे कुछ सख्त होते हैं नैतिक मूल्य, जो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप उसका पालन करें। और सबसे बाद में आता है कानून, जो कि ऐसे नियम हैं जिसको अगर आपने पालन नहीं किया तो उसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है। तो कानून और नैतिकता के बीच में क्या अंतर है कि कानून जो है वो नैतिक मानकों की तुलना में ज़्यादा निर्धारित है, और उनका अनुपालन करने में, उसको मानने में अगर आपसे गलती होती है तो आपको दंड दिया जाता है। और कानून जो है वो सब पर लागू होते हैं। नैतिकता जो है वो आपकी अपनी पसंद की बात है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसका पालन करें, पर आप करेंगे या नहीं इसमें आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने लिए चुन सकते हैं। जबकि कानून के बारे में ऐसा नहीं है, आपको उसका पालन करना ही है, वरना फिर आप दंड के भागी होते हैं। तीसरा है कि कानून का उद्देश्य अन्याय से रहित एक व्यवस्थित समाज बनाने का उसका उद्देश्य होता है। जबकि नैतिकता का क्या है कि नैतिकता का उद्देश्य है कि समाज में ज़्यादा नैतिक मूल्यों वाले लोगों का निर्माण हो। तो ठीक है, इससे आपको समझ में आया कि कानून और नैतिकता के बीच में क्या अंतर है। अब हमें देखना है कि काउंसलिंग में या यदि परामर्शन का जो क्षेत्र है, इसमें नैतिक मूल्य क्या होते हैं जिनका एक काउंसलर को, परामर्शक को पालन करना चाहिए। तो अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हम एसीए कहते हैं, ये एक संगठन है जो इस तरह के नियम बनाता है, एक आचार संहिता बनाता है परामर्शदाताओं के लिए पूरी दुनिया के, कि वो ये नियमों को पालन करें, इन नैतिक मूल्यों का वो पालन करें अपने परामर्शन में। तो 2014 के एसीए का जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार पेशेवर नैतिक व्यवहार के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पहला है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। मतलब जो आपका क्लाइंट है, जो ग्राहक है, जो आपके पास काउंसलिंग देने के लिए आया है, परामर्शन के लिए आया है, उसको उसके जीवन को सही दिशा देने में उसकी सहायता करना और उसको स्वावलंबी बनाना। ठीक है, स्वायत्तता देना मतलब स्वावलंबी बनाना, मतलब उसको इस काबिल बनाना कि ऐसा ना हो कि उसे ज़िंदगी में जब भी परेशानियां आए वो एक काउंसलर के पास भागा दौड़ा चला आए, परामर्शदाता के पास अपनी समस्या सुलझाने आए। अभी की उसकी समस्या का सुलझन हमें खोजना है एक परामर्शदाता के रूप में, लेकिन साथ ही हमें उसे स्वावलंबी बनाना है कि आगे वो अपनी समस्याएं खुद सुलझा पाने में सक्षम हो सके। दूसरा है गैर हानिकारिता। मतलब एक परामर्शदाता से ये अपेक्षा की जाती है, उसका एक नैतिक मूल्य होना चाहिए कि उसके पास जो क्लाइंट आया है, जो ग्राहक आया है अपनी मदद के लिए, उसका उसे किसी भी प्रकार से नुकसान करने से बचना है, उसकी कोई हानि नहीं करनी है। तीसरा है उपकारशीलता। मतलब मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है, और व्यक्ति की और समाज की भलाई के लिए एक परामर्शक को काम करना चाहिए। चौथा है न्याय। तो उसे हर व्यक्ति के साथ, एक परामर्शदाता को हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए और निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। निष्ठा मतलब प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना और वादे निभाना। किस तरह के वादे? जैसे आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हैं, पेशेवर संबंध में हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो आपने जो उसके साथ ये संबंध बनाया है, एक विश्वास का रिश्ता बनाया है, जो आप पे वो भरोसा करता है कि आप उसकी सहायता करेंगे, इस विश्वास को, इस भरोसे को तोड़ना नहीं है, वही है निष्ठा। और सत्यता मतलब जिन भी व्यक्तियों के साथ आप कार्य कर रहे हैं उनके साथ सच्चाई का व्यवहार करना है, और
जिनसे भी आप पेशेवर संपर्क में आते हैं उनके साथ सत्यता का व्यवहार रखना है। फिर आइए देखते हैं कि एसीए की आचार संहिता जो है, जो 2014 में उन्होंने दी है, उसमें वो क्या-क्या नैतिक मूल्य बताते हैं जो किसी भी परामर्शदाता को मानने चाहिए। तो ये 9 खंडों में बांटे गए हैं, विभाजित किए गए हैं। हर खंड में एक अलग पहलू के बारे में चर्चा की गई है कि उससे संबंधित नैतिक मूल्य जो है, उससे संबंधित वो क्या है और उनका पालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये सारे हम एक-एक करके आगे देखेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं, खंड ए यानी सेकंड, परामर्श संबंध मतलब काउंसलिंग रिलेशनशिप। तो इसमें ये है कि काउंसलर और क्लाइंट, जो परामर्शक है और जो हमारा ग्राहक है क्लाइंट, इनका आपसी संबंध जो है जब खत्म हो जाता है, यानी कोई क्लाइंट हमारे पास आया अपनी समस्या लेकर, कुछ दिन उसकी काउंसलिंग चली, उसकी समस्या समाप्त हो गई, अब उसका काम खत्म हो गया, अब वो चला जाएगा, तो अब वो परामर्शक का क्लाइंट के साथ जो संबंध था वो समाप्त हो चुका। ऐसा संबंध समाप्त हो जाने के बाद भी काउंसलर्स को चाहिए कि किसी ग्राहक या उस ग्राहक के परिवार के सदस्य या उस ग्राहक के पति पत्नी या किसी रोमांटिक साथी के साथ, मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, किसी प्रकार के जो सेक्सुअल संबंध है वो बनाने से पहले कम से कम 5 साल तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नैतिक मूल्य बनाया गया है। फिर दूसरा है कि ग्राहकों के साथ गैर पेशेवर संबंधों से बचना हमेशा संभव नहीं हो पाता है। तो आपसे अपेक्षा तो की जाती है कि एक परामर्शक के तौर पे, एक परामर्शदाता के तौर पे आप सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखें, पेशेवर संबंध रखें अपने ग्राहक के साथ। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता कि बिल्कुल भी नॉन प्रोफेशनल या गैर पेशेवर संबंध नहीं रखा जाए, और कुछ केसेस में हो सकता है कि गैर पेशेवर संबंध रखना उस क्लाइंट के परेशानी दूर करने के लिए और लाभकारी हो। जैसे मान लीजिए कुछ औपचारिक समारोह में आप मिलें, बातचीत करें, या कुछ सामुदायिक संगठनों में आप सदस्यता करें, तो ये अच्छा हो सकता है, उसकी और मदद हो सकती है अगर आप पेशेवर संबंध से इतर भी उसके साथ संबंध रखते हैं। लेकिन ये करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको एक अपनी सीमा नहीं लागनी है। ठीक है, आपको उसके साथ वो पेशेवर संबंध जो है उसको, जो सीमा है उसकी, उसके भीतर ही रहते हुए उसके साथ संबंध बनाने हैं। इसके अलावा एक बात आता है, एक टर्म आता है इसमें, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूचित सहमति। ये क्या होता है? मतलब जब क्लाइंट आपके पास आया काउंसलिंग लेने के लिए, आपका परामर्श लेने के लिए, तो हम ऐसा नहीं करते कि हमारे पास वो आया, उसने हमें अपनी समस्या बताई और हम बस उसकी काउंसलिंग शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं कि पहले हम उसे कई चीज़ों की जानकारी देते हैं कि ये परामर्शन जो हम करेंगे इसमें आपके साथ क्या होने वाला है, हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमें हफ्ते में कितनी बार मिलना पड़ेगा, इसमें कितना समय लगेगा, आपको कितना शुल्क चुकाना पड़ेगा, आपके क्या-क्या टेस्ट होंगे, क्या-क्या परीक्षण होंगे, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, कैसे आएगी, किसको दी जाएगी। इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में हम व्यक्ति को बताते हैं। जैसे उसको बताते हैं कि गोपनीयता का अधिकार उसका क्या है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का अधिकार, कि उसने जो बातें आपको बताई वो गोपनीय रखी जाएंगी, किसी और से साझा नहीं की जाएंगी उसकी जानकारी के बिना। ये भी तय किया जाता है कि अगर जो काउंसलर है, जो परामर्शक है, अगर किसी वजह से कल को उसके साथ कोई समस्या आ जाए, वो काउंसलिंग देने में सक्षम ना हो, तो उस क्लाइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, किसी और काउंसलर के पास उसको भेजा जाएगा या क्या नियम कायदे बनाए जाएंगे, किस प्रकार से इस परिस्थिति के साथ हम इस परिस्थिति को हैंडल करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी हम क्लाइंट को पहले से ही देते हैं। इसके अलावा जो काउंसलर का रिकॉर्ड है उसके बारे में भी बताते हैं, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितने केसेस देखे हैं, उसकी डिग्रियां क्या हैं। ये सब हम क्यों बताते हैं? क्योंकि ये सब भी हम छुपा कर नहीं रख सकते। ये सब बताने के बाद ही फिर हम क्लाइंट से पूछते हैं कि ये सब जानकारी जानने के बाद क्या वह अपनी काउंसलिंग उस व्यक्ति से कराना चाहता है कि नहीं। ये उसी तरह है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके बारे में पहले पता करते हैं कि हाँ, बहुत जो है चर्चित डॉक्टर हैं, इनके दवाई से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, ये सब जानकारी जानते हैं। आप जानते हैं हाँ, इनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, विदेश से पढ़ कर आए हैं, बहुत इन्होंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा तेज डॉक्टर है, काबिल डॉक्टर है, तब आप उसके पास जाते हैं ना, वरना किसी और के पास चले जाते हैं जो ज़्यादा आपको काबिल लगता है। उसी तरह से काउंसलर को भी बताना होता है कि उसकी काबिलियत क्या है, ताकि ये सब जानने के बाद फिर क्लाइंट तय करे कि हमें इनसे काउंसलिंग करानी है कि नहीं करानी है। इसके अलावा जो काउंसलिंग का
नियम बनाया जाएगा, जो उपचार का तरीका बनाया जाएगा, उसमें हम क्लाइंट की भी सहभागिता लेते हैं। वो भी अपना ओपिनियन रखता है, अपनी राय रखता है कि हाँ, कैसे हम लोग इस समस्या को सुलझाएं, किस तरह से ये पूरा चिकित्सा चलेगी, इसके बारे में वो अपनी भी राय देते हैं। और अगर वो चाहें तो उन्हें ये हक है कि ये चीज़ें जानने के बाद अगर उन्हें लग रहा है कोई चीज़ ठीक नहीं है या वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो वो काउंसलिंग कराने से मना भी कर सकते हैं। तो उनको ये मना करने का हक है। और न सिर्फ ये कि अभी हक है, अगर मान लीजिए उन्होंने हाँ तो कर दी और बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान उन्हें समस्या समझ में आई कि नहीं, मुझे तो नहीं लगा था ऐसा होगा, मैंने हाँ कर दी थी, पर अब मुझे ये दिक्कत लग रहा है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो उस समय भी उन्हें हक है कि वो बीच में कभी भी बिना कोई कारण दिए ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, काउंसलिंग कराना बंद कर सकते हैं। तो ये उनके क्या-क्या हक और अधिकार हैं, उनके साथ क्या-क्या चीज़ें और प्रक्रियाएँ की जाएँगी, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इस तरह की तमाम जानकारियाँ उनको देने के बाद, क्लाइंट को देने के बाद, फिर हम उनसे उनकी परमिशन माँगते हैं कि ये सब जानते हुए क्या आप सहमति देते हैं, आप इससे संतुष्ट हैं, आप तैयार हैं कि हाँ, आपकी काउंसलिंग की जाए इनके द्वारा। अगर वो कहते हैं कि हाँ, ये सब जानने के बाद हम अपनी परमिशन देते हैं काउंसलिंग के लिए, तो इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, उन्हें सूचित कर दिया, उसके बाद हमने उनकी सहमति ली। ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है काउंसलिंग के केस में। तो सूचित सहमति इसी को कहते हैं। और ये सूचित सहमति जो होती है, ये मुंह जबानी नहीं होती है, उन्हें सिर्फ बोलकर अपनी सहमति नहीं देनी है। कल को हो सकता है कि वो बोले कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा था इसके लिए। तो ये सब लिखित में होता है, उन्हें कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज तैयार किए जाते हैं जिसपे उन्हें साइन करके ये लिखना होता है कि मैं सब जानकारी जानते हुए सब मुझे बताया गया है, इसके बाद मैं तैयार हूँ, मैं अपनी सहमति देता हूँ या देती हूँ कि मुझ पर ये प्रक्रिया की जाए। ठीक है, तो सूचित सहमति लेना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, ये नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। अगला है कि नाबालिगों और उन लोगों जो कि अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं, उनके माता पिता से सहमति ली जाती है या परिवार के उस सदस्य से ली जाती है जो उनके संरक्षण, उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है या जिसको कानूनी हक है कि वो उनके बारे में फैसला ले सके। जैसे नाबालिग जो हुए, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, तो वो नाबालिग हैं, इसका मतलब वो अपना भला बुरा खुद नहीं समझ सकते। तो उनसे अगर हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, उनकी सूचित सहमति लेंगे, तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वो खुद से तय नहीं कर सकते सब कुछ जानने के बाद भी कि उनके लिए ये प्रक्रियाएँ सही है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के केस में क्या किया जाता है कि उनके माता-पिता अगर हैं, तो उनसे परमिशन ली जाती है, उनको सारी चीज़ें बता के। अगर मान लीजिए कोई अनाथ व्यक्ति है, माता-पिता नहीं हैं, तो उनके जो कानूनी अभिभावक होंगे, जिनके पास कानूनन हक है उसके बारे में फैसला लेने का, जिन्होंने उसको गोद लिया होगा मान लीजिए, वो लोग उसके पक्ष में अपना सहमति प्रदान कर सकते हैं कि हाँ, इसके साथ ये प्रक्रियाएँ की जाए या नहीं की जाए, काउंसलिंग में ये चीज़ें जो करनी है वो की जाए या नहीं की जाए। या वैसे लोग जो अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं, उनके बारे में भी ये चीज़ लागू होती है। जैसे मान लीजिए मानसिक तौर पे अपंग व्यक्ति है, ठीक है, मंदबुद्धि व्यक्ति है, तो वो भी नहीं समझ सकता कि उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है। उस केस में भी उसके माता-पिता से परमिशन लेते हैं या जो भी उसका कानूनी संरक्षक होगा, उससे हम परमिशन लेते हैं। अगला खंड बी, गोपनीयता और निजता, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो इसके बारे में अभी थोड़ा-सा हमने पहले भी चर्चा की, अभी इसमें फिर गहराई से देखते हैं कि अलग-अलग विचारों के प्रति सम्मान रखें और ग्राहकों को सूचित करें कि किसके साथ, कब और कैसी जानकारी साझा की जाएगी। मतलब ये गोपनीयता के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो परामर्शक है उसे चाहिए कि वो ग्राहक को, क्लाइंट को ये चीज़ समझा दे कि वो जो भी जानकारी देंगे वो किस परिस्थिति में और किन लोगों के साथ बांटी जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा विरोधाभास लग रहा होगा कि अभी तो बताया गया गोपनीयता में कोई जानकारी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी है, फिर यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि उसे बोला जाएगा कि किन परिस्थिति में ये जानकारी किसी और के साथ बांटनी है। तो ये गोपनीयता ही है जिसमें हम कहते हैं कि आप जो जानकारी, अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी गोपनीय बातें परामर्शक को बताएंगे, वो किसी और के साथ नहीं बांटी जाएगी। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं हो सकता। जिन परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जा सकता, वो हमें पहले से ही क्लाइंट को बता देनी होती है कि अगर ऐसी ऐसी परिस्थिति आई तो हम आपकी गोपनीयता को भंग भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो आपके पास क्लाइंट के तौर पर आया है और वो आपसे अपनी बातें रखने के दौरान बताता है कि वो किसी का मर्डर प्लान कर रहा है, किसी की हत्या करना चाहता है।
अब ऐसी परिस्थिति में आप उसकी गोपनीयता भंग न करें, ये नहीं संभव है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये जानकारी उस व्यक्ति को जो कि खतरे में है, उसके घर परिवार वालों को, हो सकता है पुलिस को या अन्य लोगों को, आपको इन्फॉर्म करना पड़े, बताना पड़े। तो इसलिए इन सब परिस्थितियों में हम गोपनीयता नहीं बनाए रख सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी परिस्थिति सामने आए तब हम अचानक से गोपनीयता भंग कर देते हैं। हमें क्लाइंट को पहले से ये बता देना होता है कि कुछ इस तरह की अगर परिस्थितियाँ सामने आई, तो हम आपकी जानकारी गोपनीय नहीं रख पाएँगे। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको पता चला कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है, उससे बातचीत में परामर्शन के दौरान आपको समझ में आया कि वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा-सा सुसाइडल है, मतलब वो आत्महत्या करने को प्रेरित रहता है, वो प्रयास करता है कि वो आत्महत्या कर ले, वो खतरा है अपनी ही जान के लिए। ऐसी परिस्थिति में भी आप उसकी बात गोपनीय नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसकी जान को खतरा है। तो उसको भी बचाने के लिए फिर आपको उसके घर परिवार वालों को बताना पड़ सकता है, किसी डॉक्टर को बताना पड़ सकता है, पुलिस को बताना पड़ सकता है। तो यहाँ भी गोपनीयता भंग की जाती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है। इसी तरह मान लीजिए आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति को कोई बहुत ही भयंकर बीमारी है, कोई जानलेवा बीमारी है जिसको इसने अभी तक छुपा के रखा है, कुछ इलाज भी नहीं करा है, किसी को नहीं बताया है। अब आप ये जानेंगे तो आप ये बात को गोपनीय नहीं रख सकते, क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा है और उस पे निर्भर जो है, जो आश्रित लोग हैं, उनको भी समस्या हो सकती है आगे भविष्य में। तो इसलिए ये जानकारियाँ आपको बाँटनी पड़ सकती हैं। तो आप क्लाइंट को पहले ही से बता देते हैं कि कुछ इस तरह की अगर बातें सामने आईं, जो हमें मजबूरी हो गई बताना, तो हम किसी और के साथ भी ये जानकारी साझा करेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले हम आपको खबर करेंगे कि आपने जो जानकारी दी है, ये हम इन लोगों को बताने जा रहे हैं। दूसरा है कि आजकल के समय में जैसा आप देख ही रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चलता है अब। तो न सिर्फ ये लॉकडाउन के समय में, काफ़ी पहले से ही जो ज़्यादा विकसित जगहें हैं, विकसित देशों में या भारत में भी कई विकसित शहरों में क्या है कि ऑनलाइन काउंसलिंग चलती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इतना समय हो कि वो सही समय पर आके काउंसलिंग में आधा एक घंटा समय दे सके, तो ऑनलाइन काउंसलिंग चलती है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग जब करते हैं तो परामर्शक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि उसे गोपनीयता बनाए रखनी है। गोपनीयता बनाना ज़रूरी है ऑनलाइन काउंसलिंग में, क्योंकि ऑनलाइन जानकारी इधर से उधर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और ये आप खुद भी समझ सकते होंगे, कभी जैसे आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, कोई मैसेज किसको भेजना था और गलती से किसी को चला गया, जब तक से आप डिलीट कर रहे हैं उस व्यक्ति ने पढ़ भी लिया। तो ऐसे अगर आप करेंगे एक परामर्शक के तौर पर, तो ये तो गोपनीयता भंग करने जैसा हो गया कि आप किसी क्लाइंट को मैसेज कर रहे थे, उसकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और वो किसी और के पास चली गई, या आप वॉइस मेल भेज रहे थे, वो किसी और के पास चला गया, या आपने कंप्यूटर पे चीज़ें सेव करके रखी हैं और कंप्यूटर हैक हो गया, सबको किसी और को सब जानकारियां मिल गई। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं, जिससे कि ये जानकारियां जो है गोपनीय बनी रहे। तो इसमें भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है परामर्शक के तौर पर। तीसरा है कि कानूनी आवश्यकताओं और नीतियों के अनुरूप मृतक ग्राहकों की गोपनीयता बनाए रखना। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका क्लाइंट है, जो जीवित है, उसी की आपको गोपनीयता बनाए रखनी है। मान लीजिए कुछ ऐसा हादसा हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बातें, उसकी गोपनीय जानकारियाँ आप किसी के साथ भी बाँट सकते हैं या घर परिवार वालों के साथ बाँट सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल मृत हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसकी सब जानकारियाँ आप और लोगों को दे दें। इसकी भी कानूनी कुछ नियम और नीतियाँ बने हुए हैं कि आप किस परिस्थिति में वो जानकारी दे सकते हैं या कब नहीं दे सकते हैं, तो उसका आपको पालन करना होता है। फिर है परामर्श की गोपनीय प्रकृति के बारे में, आपको जो क्लाइंट है उसके माता पिता, घर वालों को, कानूनी अभिभावकों को, सबको बताना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको ये चीज़ ना बताएं, कल को वो आके, जैसे मान लीजिए जो क्लाइंट है उसकी माँ आई और आपसे डिमांड करने लगी कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, क्यों उसको इतनी परेशानी आ रही है, आप मुझे बताइए, मैं उसकी माँ हूँ। तो ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन उनको भी ये जानकारी नहीं दी जा सकती, गोपनीयता की ये शर्त है कि उसकी माँ बाप तक को भी ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती। तो इससे पहले कि ये नौबत आए, तो आपको काउंसलिंग शुरू करने से पहले ही घर वालों को और हर व्यक्ति को जो उससे संबंधित है बता देना चाहिए कि आप हमसे ये उम्मीद ना करें कि ये व्यक्ति काउंसलिंग के दौरान जो हमसे गोपनीय जानकारियां बताएगा वो हम आपको शेयर कर पाएंगे, ये संभव नहीं है, इसलिए ऐसा उम्मीद न करें। अगला है खंड सी, सेक्शन सी, व्यवसायिक जिम्मेदारी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक
व्यवसायी के तौर पे, मतलब आप एक पेशेवर हैं, एक प्रोफेशनल है, काउंसलर है, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? तो पहला है कि व्यक्तिगत असमर्थता के संकेतों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी आपको महसूस होगा कि हाँ, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है और आपने अपॉइंटमेंट दे रखी है, आप जा रहे हैं काउंसलिंग करने। अब पता चला आपके सर में भीषण सर दर्द हो रहा है, पर आप सोचते हैं कि नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट दी है तो मुझे काउंसलिंग करनी है। तो आपको अपनी ही परेशानियों के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मन उदास है, कोई और तरह की समस्या है आपको जिससे काउंसलिंग में बाधा पहुंच सकती है और आप क्लाइंट का भला करने की बजाय और नुकसान कर बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सचेत हो जाना चाहिए और फिर ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने से मना कर देना चाहिए। और न सिर्फ ये, अगर आपको लगे कि आपके कोई सुपरवाइजर या आपके साथ काम करने वाले जो दूसरे परामर्शक हैं उनमें भी कुछ इस तरह की समस्या दिख रही है, तो आप उन्हें भी सतर्क करें कि वो इस परिस्थिति में काउंसलिंग न प्रदान करें, और हो सके तो उनकी भी काउंसलिंग करें ताकि उनकी समस्या दूर हो सके। दूसरा है कि आपको अपने साथ काम करने वालों में से कोई विशिष्ट सहयोगी को चुन लेना चाहिए जो कि आपके क्लाइंट की सारी जानकारियां आपके साथ बांटेगा यदि आपको कुछ हो जाता है तो। क्योंकि आपको अगर कोई समस्या आ गई, कल को मान लीजिए आप सक्षम नहीं है काउंसलिंग कर पाने में, आपका काउंसलिंग का करियर ही खत्म हो गया किसी कारण से, या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण से आपके क्लाइंट को भुगतना नहीं पड़े, उसका नुकसान ना हो, इसके लिए आपको पहले से ही किसी विशिष्ट सहयोगी से बात करके रखनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस परिस्थिति में आप उस क्लाइंट के काउंसलर बन जाइएगा, और उसकी फाइल्स आपको किस तरह हस्तांतरित की जाएंगी, उस सब का नियम कायदा क्या होगा वो पहले ही तय कर लिया जाता है। और जो भी ऐसी तकनीकें हैं या प्रक्रियाएं हैं जिनका आप उपयोग करें काउंसलिंग के दौरान, वो ज़रूरी है कि कोई वैज्ञानिक आधार रखती हों, सिद्धांतों पर आधारित हों। अपने मनमाने कोई भी पद्धतियां या तरीके जो कि प्रमाणित नहीं है कि असरदार होंगे, उनको यूज़ करके आप अपने क्लाइंट का भला करने की जगह और नुकसान कर बैठेंगे। तो ऐसे कोई भी तरीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। खंड डी, अन्य पेशेवरों के साथ संबंध। तो आपको चाहिए कि आपके साथ जो सहकर्मी है, जो दूसरे परामर्शक है, उनके बारे में भी आप अच्छी जानकारी रखें कि वो किस क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी काउंसलिंग की पद्धति क्या है वगैरह, और उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करें ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनसे सहायता ली जा सके। और न सिर्फ अपने साथ काम करने वाले परामर्शकों के साथ, बल्कि दूसरे क्षेत्र के जो पेशेवर हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, समाज सेवक हो गए, समाजकर्मी हो गए, सोशल वर्कर्स हुए, इन सबके साथ आपको संबंध स्थापित करना चाहिए और उनके नज़रिए के प्रति सम्मानपूर्ण भी रहना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी सहयोगियों के साथ आपको संबंध विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। खंड ई, निर्धारण, मूल्यांकन और व्याख्या। तो जो काउंसलर्स होते हैं, परामर्शक होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही काम करते हो, सिर्फ परामर्शक हो, वो और भी पदों पर काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम साथ ही साथ अगर हमारे पास डिग्री होती तो हो सकता है हम काउंसलिंग भी देते होते, और इसके साथ साथ हमारे साथ शोधकर्ता भी काम करते हैं, बच्चे जो पीएचडी करते हैं, तो उनको भी हमें पढ़ाना सिखाना होता है। तो एक ही साथ कई सारे रोल्स करने होते हैं। तो इसी तरह से जो काउंसलर है, परामर्शक है, हो सकता है कि वो टीचर के भी भूमिका में हो सकता है वो सुपरवाइजर की भी भूमिका में हो, और उसके अंदर कई शोधार्थी काम करते हो। तो उसे जब मूल्यांकन करना चाहिए या निर्धारण करना चाहिए उनके परफॉर्मेंस का, तो उसे कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो आपका स्टूडेंट है या आपके साथ जो रिसर्च कर रहा है, वो कैसी सामाजिक परिस्थिति से आता है, कैसे कल्चर से आता है, क्या ये सब कारक है जो उसको, उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी समझ को प्रभावित कर सकते हैं। सबको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना चाहिए और इसके आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है, जिसको कुछ मानसिक परेशानियां वगैरह हो सकती हैं, तो आपको इस बात से सजग रहना चाहिए कि वो कैसे परिवेश से आ रहा है, कैसी परिस्थिति से आ रहा है। उस परिस्थिति में जो अन्य मानसिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका क्या योगदान है उसकी परेशानी को समझने में या कभी कभी उसको बढ़ाने में, ये आपको जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गांव के एरिया से कोई व्यक्ति आता है और वो आपके पास काउंसलिंग के आता है। मान लीजिए उसको कोई मानसिक बीमारी है, जैसे सिजोफ्रेनिया है,
लेकिन वहाँ गाँव में जो भी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी वगैरह थे, उनके पास जब वो इलाज के लिए गया या गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको तो भूत बाधा है, ये अपने से ही बात करती रहती है, इसके अंदर कोई आत्मा है, उससे ही बात करती रहती है और इस वजह से इसको सारे लक्षण आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सजग रहना चाहिए कि वो व्यक्ति किस परिवेश से आ रहा है, क्योंकि वो आएगा और आपको बोलेगा कि मुझे भूत बाधा है, मुझे अन्य तरह की परेशानियां भी हैं। तो आपको समझना चाहिए कि वो किस परिवेश से आ रहा है, वहाँ पे कैसे लोग हैं जो कि उसकी परेशानी को गलत समझ बैठे हैं या उसका गलत दवा कर रहे हैं या उस परेशानी को बनाए रखने में ही योगदान कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको सजग होना चाहिए। अगला इसमें आता है कि जब भी आप कोई अदालती मूल्यांकन करें तो हमेशा आपको निष्पक्षता से करना चाहिए और सही तकनीकों का प्रयोग करके करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई केस आया कोर्ट के पास, तो वो फिर किसी काउंसलर को दे सकती है, किसी साइकोलॉजिस्ट को वो केस दे सकती है कि आप इसकी मानसिक स्थिति के बारे में हमें रिपोर्ट पेश करिए कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं। क्योंकि आपने जैसे फिल्मों में भी देखा होगा, कई बार क्या होता है कि लोग कुछ न कुछ क्रिमिनल गतिविधियां कर देते हैं, आपराधिक गतिविधियां कर देते हैं और फिर उनके वकील कोर्ट में ये साबित करके उन्हें छुड़ा लेते हैं कि वो तो मानसिक रूप से स्वस्थ है ही नहीं, उनको मानसिक समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में जज अक्सर ऑर्डर करते हैं काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को कि वो ये रिपोर्ट सबमिट करे कि उनकी मानसिक अवस्था कैसी है। वैसे समय में आपको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से काम करने का प्रयास करना चाहिए और सही तकनीकों का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए। फिर आता है खंड एफ, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षण, मतलब सुपरविजन, ट्रेनिंग और टीचिंग। तो जैसे मैंने बताया कि काउंसलर्स एक ही रोल में काम नहीं करते, वो सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, वो टीचर भी हो सकते हैं वगैरह। तो ऐसे केस में आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने छात्रों छात्राओं के साथ एक उचित सीमा बनाए रखनी चाहिए, एक मर्यादा जो होती है टीचर की और स्टूडेंट की, वो बनाए रखनी चाहिए और पेशेवर संबंध रखना चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना रहना चाहिए, वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए। और जो छात्रों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन आप कर रहे हैं उसमें आपको सटीक होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है तो उसको आप ज़्यादा नंबर दें, भले उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हो, और जो अच्छा पर्सन भी है उससे आप क्योंकि नाराज़ हैं तो उसके मूल्यांकन में आप उसका असर दिखाएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं। फिर आता है खंड जी, अनुसंधान और प्रकाशन। ठीक है, रिसर्च और पब्लिकेशन। जैसे हम लोग भी टीचर्स जो है या प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च भी साथ साथ में करते रहते हैं और पब्लिकेशन कराते हैं, प्रकाशन कराते हैं कि उन्होंने रिसर्च में क्या पाया। तो जो भी शोध अध्ययन आप कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, परियोजना कर रहे हैं, वो पूरा हो जाने के बाद जो भी आपके पास दस्तावेज है या रिकॉर्ड है व्यक्तियों के बारे में, उसे नष्ट कर देना चाहिए। एक समय सीमा के अंदर उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो गोपनीय डाटा उसमें रखा हुआ है, जैसे जो लोगों ने उसमें भाग लिया तो उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, फ़ोन नंबर क्या है वगैरह, इस तरह की जो जानकारियां हैं वो संभव है कि किसी और के हाथ लग जाए अगर सही समय पे उसे नष्ट नहीं किया गया तो। और फिर वो गोपनीयता भंग करने वाली बात हो जाती है कि आपको जो जानकारियां दी गई थी वो और लोगों तक भी चली गई, जिससे कि व्यक्ति की परेशानियां बढ़ सकती। तो वो सब एक निश्चित समय सीमा के अंदर, जो कि पहले से ही तय रहता है कि ये प्रोजेक्ट खत्म होने के कितने दिन बाद वो जानकारी नष्ट कर दी जाएगी, तो उसके हिसाब से ये पालन करते हुए वो जानकारियों को नष्ट कर देना चाहिए। फिर आजकल एक बहुत प्रचलन में है बात जिसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, मतलब अगर बोले हिंदी में तो साहित्यिक चोरी। मतलब आजकल इसका बहुत प्रचलन बढ़ गया है, खासकर जब से इंटरनेट आने लगा है, कि आप क्या करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, कुछ भी आप ऑनलाइन उठाते हैं, देखते हैं कि हाँ ये तो मेरे काम की चीज़ है, उसको लेके अपना बनाकर कहीं आपने छाप दिया या प्रकाशन कर दिया या अपना बनाकर कहीं पर लिखकर जमा कर दिया। ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। हमारे यहाँ तो थोड़ा ढिलाई करते हैं इसमें, लेकिन विदेशों में इसके लिए कानूनी दंड भी अब प्रस्तावित कर दिया गया है। ये गलत बात है कि आप किसी और के काम को अपना काम कह के प्रस्तुत करें, यही होता है प्लेजरिज्म। मतलब किसी और के काम को आप अपना काम कहकर बताएं और उसको सही क्रेडिट न दें कि किसने काम किया है। जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं तो आप देखते कई अध्ययन दिए होते हैं कि वर्ष इतने में इन्होंने और इन्होंने ये अध्ययन किया, इन्होंने पाया। तो जब कोई चीज़ आप इस तरह से लिखते हैं तो वो ठीक है, उन्होंने आपने उनका काम बताया और यह भी बताया कि किसने वो काम किया था। पर यहीं आप ये सब न लिखें और बस लिखें कि अध्ययन में पाया गया है कि ऐसा ऐसे ऐसा होता है, पर आप न लिखें कि किसने पाया, किस वर्ष में पाया।
तो ये मान लिया जाएगा कि जब कोई नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब ये अध्ययन आपका स्वयं है और आपने ये चीज़ें पाई हैं, जो कि फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसने वो किया है आपने उसको उचित क्रेडिट नहीं दिया। ये काम उसका था, उसे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, न कि आपको। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसको फिर प्लेजरिज्म माना जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात है और नहीं करना चाहिए। फिर है अगला कि जब आप एक प्रोफेशनल के तौर पे आपके पास कुछ कागजात आते हैं, मतलब जब प्रकाशन करने के लिए जो शोध पत्र आते हैं, तो आपको उसका कभी कभी होता है कि मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे हम लोग भी जब कोई शोध पत्र छपवाते हैं तो वो उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट के पास जाता है, वो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपनी टिप्पणी देते हैं या राय देते हैं कि ये छपने लायक है या नहीं है, या कुछ सुधार करके छपने लायक है, या कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, एकदम अच्छा है, सीधे छप सकता है। तो जब आपके पास ये चीज़ करने के लिए आए तो आपको कई बातों का ध्यान रखना है। पहले कि आपको सही फैसले लेने चाहिए, वैध फैसले लेने चाहिए कि इसको प्रकाशित किया जाए इस काम को कि नहीं। दूसरा, निश्चित समय सीमा के अंदर ये फैसले लेने चाहिए और अच्छी तरह से जो सामग्री है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। ठीक है, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये तो छोटे देशों के लोग हैं, ये लोगों ने तो अच्छा काम नहीं किया होगा। इस तरह से आपको कुछ भी मन में पूर्वाग्रह पाल के कोई काम नहीं करना चाहिए। जो काम की गुणवत्ता है उस पर ध्यान देना चाहिए और केवल उन्हीं दस्तावेजों का मूल्यांकन करना चाहिए जो आपकी योग्यता के क्षेत्र में आते हों। जैसे आपका जो एक्सपर्टीज का फील्ड है, जैसे मान लीजिए आप काउंसलिंग साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोई आ गया पर्चा, एक शोध पत्र आ गया और आपको उसका मूल्यांकन करना है, तो आपको वहां साफ मना कर देना चाहिए कि ये मेरे योग्यता के क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए मैं इस पर कमेंट करने पे, टिप्पणी करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। अगला आता है खंड एच, दूरस्थ परामर्श, प्रौद्योगिकी और सामाजिक मीडिया। ठीक है, मतलब डिस्टेंस काउंसलिंग, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। तो जैसा मैंने बताया कि आज के समय में इंटरनेट का प्रचलन तो बहुत बढ़ गया है और इंटरनेट पे ही अब काउंसलिंग भी हो जाती है। तो जब ऑनलाइन काउंसलिंग आप करते हैं तो जो आमने सामने वाली काउंसलिंग है उसके नियम तो आपको मानने ही पड़ते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग के कुछ अपने और नियम हैं जो आपको पालन करने होते हैं। जैसे आप अगर परामर्शक के तौर पे दूरस्थ परामर्शन दे रहे हैं तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी एकत्र करने के लिए आपको खूब पढ़ना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेना चाहिए इत्यादि, जिससे कि आप पूरा अप टू डेट रहे सब ऑनलाइन टेक्निक से कि कैसे काम करती है चीज़ें, कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग देनी है वगैरह। और ग्राहकों को ये स्वतंत्रता होती है कि वो तय करें कि कौन सा टेक्नोलॉजी या कौन सा सोशल मीडिया या क्या चीज़ उनको ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करनी भी है, उनको काउंसलिंग उसके ज़रिए लेनी है या नहीं लेनी है। इसके अलावा जो सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है परामर्शदाता और ग्राहक के बीच में, तो उसका जो परंपरागत तरीका जो मैंने बताया था शुरुआत में वो तो लिया ही जाता है। इसके अलावा सूचित सहमति में कुछ और चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे उसमें यह भी बताना चाहिए कि जो आप दूरस्थ परामर्शन कर रहे हैं तो आप कहाँ स्थित है, कहाँ से बैठ कर ये कर रहे हैं, आपका भौतिक लोकेशन जो है, भौतिक स्थान क्या है, और आपसे अगर संपर्क स्थापित करना पड़े तो आपका पता क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये सब जानकारी भी परामर्शक को देनी होती है। इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय जो हमारा क्लाइंट है, ग्राहक है, उसके साथ कोई परेशानी हो सकती है क्या, क्या कोई उसको हानि है ऑनलाइन काउंसलिंग यूज़ करने का, क्या लाभ है, ये सब भी उसे बताना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है इंटरनेट नहीं काम कर रहा, कोई और समस्या आ गई, ऐप खुल नहीं रहा, तो इससे क्या होता है कि फिर आप ऑनलाइन जो काउंसलिंग करना चाहते हैं वो बाधित होगी। तो जब ऐसा हो कि टेक्नोलॉजी फेल होने लगे, वैसी संभावना हो, तो उसमें और क्या वैकल्पिक तरीके हैं जिससे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ये भी पहले से सुनिश्चित कर लिया जाता है। और इसके अलावा कितना समय लगेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग आप करेंगे तो कितना टाइम देंगे हर सेशन में, या कुल मिला के कितना समय लगेगा पूरा काउंसलिंग कर पाने में, ये सब बातें भी पहले ही से तय कर ली जाती है। कुछ आपातकालीन स्थिति अगर आ गई, जब क्लाइंट को तुरंत संपर्क करना है परामर्शक से, पर क्योंकि वो सामने तो है नहीं, ऑनलाइन होने की ज़रूरत है और किसी वजह से एक निश्चित समय पे वो ऑनलाइन नहीं है मान लीजिए, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे उसे कांटेक्ट करेंगे या क्या करेंगे, वो सब भी तय किया जाता है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में कि सोशल मीडिया के जो नियम है उनका पालन सही तरह से हो, और जो आपका क्लाइंट है
वो जिस सांस्कृतिक क्षेत्र से आता है या जो भाषा बोलता है उसके चलते कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी ना हो, इस सब का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग तो कहीं से कहीं भी हो सकती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप विदेशी परामर्शक से सहायता ले सकते हैं। तो उस केस में उसको ध्यान देना होता है कि आप किस परिदृश्य से आते हैं, आपकी भौगोलिक स्थिति जो है वो क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा है वगैरह, ये चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए तब काउंसलिंग करनी चाहिए। और जो काउंसलर्स ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, उनको नियमित रूप से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक लिंक उन्होंने दिया है जिसके माध्यम से क्लाइंट आपसे जुड़ता है, वो भी सही काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहा है। फिर आता है आखिरी में खंड आई। इसमें है नैतिक मुद्दों को हल करना। ठीक है, तो आपको कई नैतिक मुद्दे बता दिए गए यहाँ पर जो आपको पालन करने होते हैं, जो नियम है उनका पालन करना चाहिए काउंसलिंग के दौरान। लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो उसको कैसे हल करना है, उसके बारे में जानकारी इस आखिरी खंड में दी गई है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर नैतिक जिम्मेदारियां जो आपकी हैं, नैतिकता और कानून में मैंने बताया शुरुआत में ही कि कानून ज़्यादा मजबूत है, उसका पालन नहीं करने से दंड हो सकता है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कानून और नैतिक मूल्य जो है आपके, उसके बीच में संघर्ष हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लाइंट है, वो क्रिमिनल है, उसने आपको अपनी गोपनीय बातें सारी बताई। फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है कि कोई केस है जिसमें ये क्रिमिनल फंसा हुआ है और इसलिए हमें उस केस को सॉल्व करने के लिए उस क्रिमिनल की सारी जानकारी चाहिए। तो आपका तो एक काउंसलर के तौर पे आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसकी गोपनीय जानकारी किसी के साथ नहीं साझा करें। तो ऐसी परिस्थिति जब हो जाए, जब नैतिक मूल्यों और कानूनों के बीच में संघर्ष हो जाए, तो आपको उन कानूनी लोगों को समझाना चाहिए कि आप एक परामर्शक हैं और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने क्लाइंट की गोपनीय बातें आप किसी से नहीं बताएंगे। और यह बात आपको समझाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कानून और नैतिक जिम्मेदारी के बीच में जो संघर्ष है इसको कैसे कम कर सकें। लेकिन यहीं पे फिर दूसरी बात आती है कि अगर इस तरीके से प्रयास करने के बाद भी यह संघर्ष कम नहीं होता है, तो फिर काउंसलर को क्या करना चाहिए कि उसे कानून का साथ देना चाहिए और उसका नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कानून बड़ा है नैतिकता से। तो उसे शुरुआत में कोशिश तो करनी चाहिए कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझाए, लेकिन अगर फिर भी कानून उस पर दबाव डालता है कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सारी जानकारियाँ कानून को बताए, तो फिर उसे कानून की बात माननी चाहिए। और दूसरा कि अगर आप आप नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज की जा सकती है। और उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट आजकल तो हो गया है, कानूनी पनिशमेंट नहीं, लेकिन कुछ आपको थोड़ा छोटा सा दंड कुछ भी या कुछ इस तरह से किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कभी उसने कंप्लेन किया था कि आपने किसी नैतिकता का पालन नहीं किया काउंसलिंग में, या मान लीजिए किसी और व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कंप्लेन किया गया था कि उसने नैतिकता नहीं फॉलो की थी, तो सिर्फ इस आधार पे कि उनके खिलाफ नैतिक मूल्यों को लेके कुछ कंप्लेन हुई थी या वो उस कंप्लेन के भागी बने थे, इस आधार पे आप उनकी उन्नति नहीं रोक सकते, उनके करियर में उनका जो शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश है वो नहीं रोक सकते, उनके रोजगार को प्रभावित नहीं कर सकते, उनका प्रमोशन नहीं रोक सकते, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपके खिलाफ या किसी और के खिलाफ नैतिकता की शिकायत की थी या उनके खिलाफ ऐसी शिकायत की गई थी। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास था जिसमें हमने देखा कि क्या क्या नैतिक मुद्दे एक परामर्शक के सामने आते हैं और उसका उसे कैसे समाधान करना चाहिए। धन्यवाद।